हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर। 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोल मेज परिषद शुरू हुई। इस सम्मेलन में मुख्य कार्य संघ योजना समिति यानी फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी तथा अल्पसंख्यक कमेटी का था। 15 सितंबर को गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कांग्रेस को मुसलमानों, सिखों, फारसियों, दलितों व महिलाओं का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि कांग्रेस ही सबसे शक्तिशाली संस्था है और शुरू से ही छुआछूत मिटाने की योजना को कांग्रेस के मंच पर लाया जा चुका है, अतः अछूतों का भी नेतृत्व करती है। कांग्रेस सभी भारतीय पुरुषों का ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि वह स्वयं गांधी कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि वह पूरे भारत राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। गांधी जी के कहने का अंदाज ही ऐसा था। देश में सभी जाति धर्म वर्ग की संस्था कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार गांधी जी ने अपने भाषण में यह प्रदर्शित कर दिया कि कांग्रेस एवं गांधी ही भारत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दावा था। गांधी जी ने कांग्रेस के अछूतों द्वार कार्यक्रम के बारे में कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सब जानते थे कि 1995 में कांग्रेस के पुनः अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उनके कट्टर हिंदुओं ने वहां समाज सुधारकों को पंडाल में घुसने तक नहीं दिया था। सन 1922 में बारडोली कार्यक्रम में अछूतों द्वार के सवाल को फिर उठाया तो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद संयोजक थे। स्वामी जी अखिल भारतीय स्तर पर छुआछूत के सवाल को उठाना चाहते थे। उनकी निष्ठा भी थी। वे इसके द्वारा आर्य समाज विचारधारा का प्रचार भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी छुआछूत मिटाने की मंशा पर पानी फिर गया, क्योंकि कांग्रेस ने पैसा खर्च करने से मना कर दिया। आखिर स्वामी जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी इसके अमल पर गंभीर नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता थोड़े प्रगतिशील थे, वे मानते थे कि भारत आजाद होते ही अछूतों की समस्या आसानी से हल हो जाएगी, और जो रूढ़वादी थे, उनकी छुआछूत निवारण से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। इस तरह ऐसे दोनों विचारधारा के नेताओं के कांग्रेस संगठन में अछूतों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सच्चाई यह है कि प्रगतिशील बहुत थोड़े ही थे। कट्टर ब्राह्मण व बनिए समाज सुधार के खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम में गंभीरता से कतई काम करना नहीं चाहती थी, जिसमें उसके संगठन में फूट पड़ जाए। सदियों से सताए हुए अछूतों के लिए कांग्रेस न तो ब्राह्मणों को नाराज करना चाहती थी, न बनियों, सेठों और रियासतों के सामंतों को। गांधी जी भले ही कांग्रेस को अछूतों की हिमायती पार्टी बताते थे, लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ अलग ही थी।
अम्बेडकर जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में बहुत विस्तार से इस बारे में लिखा है। निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी उसी दिन फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहला भाषण दिया। वे सिर्फ अमीर उच्च अभिजात सामंत वर्ग के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि आम जनता के प्रतिनिधि थे। उन्होंने राजा महाराजाओं की निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया। मौजूद बीकानेर के महाराजा को उनकी स्थिति का एहसास करा दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि रियासतदारों की मांगे आंख बंद कर यह समय स्वीकार नहीं करेगी तथा किसी भी रियासत को संघ की सदस्यता यूं ही नहीं देनी जानी चाहिए। यह सुनकर बीकानेर नरेश तुरंत खड़े होकर बीच में ही बोले, रियासतदार भी अन्न की मांगे स्वीकार करने के लिए कोरा चेक लेकर नहीं बैठे हैं। उनका इशारा अछूतों की मांगों की ओर था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी बोले, सदस्यता प्राप्त करने के लिए रियासतों को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके पास नागरिकों को सब जीवन की सुविधाएं देने के लिए जरूरी साधन व क्षमताएं हैं क्या है। संघीय सभा के लिए रियासतों से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए, न कि राजाओं द्वारा उनका नामांकन। उन्होंने साफ कहा कि नामांकन का सिद्धांत उत्तरदायी की सरकार के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह भाषण रियासतों की जनता के जनप्रिय अधिकारों की रक्षा की दिशा में श्रेष्ठ भाषण था। उनके इस क्रांतिकारी विचारों से राजा महाराजाओं को जोरदार झटका लगा। वे घबरा गए। उनके भाषण का असर यह हुआ कि बाद के वक्ताओं ने अपने भाषणों में थोड़ा भाग डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का समर्थन करने या विरोध करने के लिए जोर दिया। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ सहानुभूति रखते हुए कहा, मेरी विनम्र दृष्टि में हमें यह अधिकार नहीं है कि हम रियासतों को यह निर्देश दें कि वे यह करें और या ना करें। गोलमेज सम्मेलन में सभी अल्पसंख्यकों तथा राजशाही राज्यों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक अपने अपने हितों की वकालत कर रहे थे। साथ में हिंदू मुस्लिम समझौते में भी रोड़ा पड़ गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों को तो मानो कोरा चेक ही दे दिया कि वे जो कुछ चाहे मांग ले, लेकिन गांधी जी सफल नहीं हो पाए। इसके साथ ही मुसलमान, अछूत, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन प्रतिनिधियों ने मिलकर माइनोरिटीज समझौता तैयार कर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिया। इस समझौते की खास बात यह थी कि इसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया था। विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर माइनॉरिटीज कमेटी में भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा,
हिंदू मुस्लिम सिख समस्या के अंदर जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस उस फार्मूले को किसी भी रूप में अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होने देगी। जहां तक अछूतों का संबंध है, मैं अभी तक डॉक्टर अंबेडकर जी की बात को नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन यह निश्चित है कि डॉक्टर अंबेडकर जी अछूतों के हितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस कार्य में कांग्रेस उन्हें साथ रखेगी। अछूतों का हित कांग्रेस को इतना ही प्रिय है जितना पूरे भारत में अन्य किसी व्यक्ति व वर्ग का है। अतः मैं पूरी शक्ति व क्षमता के साथ अछूतों के लिए किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करूंगा। गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्हें भारत में शिव तरकर को लिखे पत्र में लिखा, बीकानेर महाराजा ने जिन मुसलमान प्रतिनिधियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था, उन सब में रोहिल कौम के होने की श्रेष्ठता का भाव था। ऐसा डॉक्टर शफाअत अहमद का कहना था। भारत में जाति भेद से पैदा हुए रोग से हिंदू माता के अहिंदू बच्चे यानी मुसलमान भी इस रोग से पीड़ित थे। इस प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी की सोमवार 14 सितंबर को दूसरी बैठक थी। सोमवार को गांधी जी मौन रहते हैं, लेकिन उनके मौन व्रत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक दिन गांधी जी के पुत्र देवीदास गांधी डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले। 15 अक्टूबर 1931 को जनता के लिए भेजे गए पत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा, देवीदास गांधी जी ने कहा कि मेरे पिताजी गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। सरोजिनी नायडू के निवास पर मैं गांधी जी से मिलने गया। वे अपनी चित्त परिस्थित शैली में बोले, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए यह मैं कई बार खुले आम बता चुका हूँ। फिर बार बार वही सवाल पूछा जाता है और वही उत्तर बार बार देना पड़ता है। फिर भी अछूतों के लिए मुझे मांगी मनवानी थी, इसलिए एक बार फिर विस्तार से गांधी जी को बताया। रात 8 बजे से 11 बजे तक चर्चा चली। वे चरखा चलाते हुए ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उनसे इस बारे में विचार जानने चाहे तो सरोजिनी नायडू ने इशारा कर कुछ न कहने को कहा। वे धीरे से कुछ शब्द बोले। आखिर मैं रात 11 बजे वापस आ गया। यह बात बाद में मुझे मालूम हुई कि मेरे मिलने से पहले वहाँ मुसलमानों के अधिकारों के बारे में जिन्ना व गांधी के बीच मुलाकात हो चुकी थी।